हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम फायज़ा सिद्दीकी और आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में सीटेट का पेपर सॉल्व करेंगे जनवरी 2024 का। ये सेट एम है और पेपर 2 है। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग कौन सा रोल टीचर जो है यूज़ करना चाहिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चों का बेहतर बने, डेवलप हो। कॉग्निटिव मतलब कॉग्निटिव किससे रिलेटेड होता है? ब्रेन से, माइंड से। तो मेंटल लेवल, मेंटली कितना बच्चा इंटेलिजेंट बने, मेंटली कितना डेवलप होगा बच्चा, तो टीचर का क्या रोल होना चाहिए? तो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, बात ठीक है। टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। देखो, स्कैफोल्डिंग जो वर्ड है ना, वो वाइगॉट्स्की ने दिया है, तो याद रखना अगर स्कैफोल्डिंग कहीं दिया गया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्कैफोल्डिंग जिस भी सेंटेंस में है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर वाइगॉट्स्की, क्योंकि वाइगॉट्स्की ने ही ये स्कैफोल्डिंग टर्म दिया था। ठीक है, स्कैफोल्डिंग मतलब जो एक मोर नॉलेजेबल अदर होता है वो मदद करता है किसी भी स्टूडेंट की या किसी भी ऐसे व्यक्ति की जिसको कोई काम उससे थोड़ा सा हो रहा है और थोड़ा सा नहीं किया जा रहा है, और मोर नॉलेजेबल अदर उस स्टूडेंट की या किसी भी इंसान की मदद कर रहा है। वो क्या है? थोड़ा सा मतलब पुश कर रहा है उसको सही डायरेक्शन में, वो स्कैफोल्डिंग कहलाती है। टू अलाउ द स्टूडेंट टू लर्न कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली, नहीं, बच्चा कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ें, मतलब थोड़ा सा उसको मदद की ज़रूरत पड़ती है। टू गिव ओनली दोज टास्क दैट स्टूडेंट कैन करेंटली डू इंडिपेंडेंटली, सो द करेक्ट आंसर वुड बी सेकेंड, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एडोलेसेंस इज़ नॉट करेक्ट। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान देना कि इज़ नॉट करेक्ट लिखा है या इज़ करेक्ट लिखा है। इसमें थोड़े से ध्यान न देने पे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कहना है कि इज़ नॉट करेक्ट। एडोलेसेंस इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्शन, ये बात ठीक है। Adolescence is generally considered to begin with puberty, the process that leads to sexual maturity and the ability to reproduce. ये भी बात जायज़ है, ठीक है। Adolescence is developmental transition between childhood and adulthood, entailing physical, cognitive and psychosocial changes. ये भी बात ठीक है। तो कौन सा गलत हो गया फिर? Children across different cultures usher in and experience adolescence in a similar manner। नहीं, similar manner में कोई भी, देखो सिमिलर मैनर तो ट्विंस के साथ भी नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से डिफरेंस आ जाता है, थोड़ी बहुत चीज़ में या बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। सो सिमिलर मैनर में तो कोई भी दो एडोलेसेंट फेस नहीं करते हैं अपनी जो प्यूबर्टी टाइम होता है। सो फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, Sujata participates eagerly in the dance competition only because she is interested in winning the first prize of cash. Sujata is intrinsically motivated, extrinsically motivated, mastery oriented learner या फिर फेलियर अवॉइडिंग लर्नर। तो देखो, मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर में कौन सा आ जाएगा कि बच्चे को गोल पे कोई उसका एक सेट गोल है, उसको वो अचीव करना है। यहाँ पर पैसे से कोई लेना देना नहीं होता। मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर का क्या मतलब है कि उसे किसी चीज़ में मास्टरी हासिल करनी है। सॉरी, गोल वाला नहीं होता है, गोल तो दूसरा वाला हो जाता है कि कोई एक गोल है बस उसको अचीव कर लिया और हमारा काम बन गया। मास्टरी ओरिएंटेड मतलब हमें ऑलराउंड मास्टरी हासिल करनी है हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। तो वो तो नहीं हो पाएगा। फेलियर अवॉइडिंग लर्नर, फेलियर, ये सिर्फ फेलियर इसको यहाँ पर अवॉइड नहीं कर रही है, ये बेसिकली एक कैश है जिसको जीतना चाहती है, ठीक। अब आता है इंट्रिंसिकली या एक्सट्रिंसिकली। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सा होता है? जिसमें बच्चा अंदरूनी चाहता है कि मेरा ये पैशन है, मैं ऐसा करूं। एक्सट्रिंसिक क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर्स से जो इन्फ्लुएंस होता है उसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। तो ये जो कैश वाली सिचुएशन है ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आ जाएगी,
क्योंकि ये एक एक्सटर्नल फैक्टर से बच्चा इन्फ्लुएंस हो रहा है। इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं कि मुझे सिंगर बनना है, मेरा पैशन है सिंगिंग, चाहे मुझे पैसा मिले ना मिले। ठीक, तो यहाँ पर सेकेंड वुड बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, in order to address the individual differences among learners, a teacher should acknowledge differences as abnormal and kind of deficit। नहीं, ये बात गलत है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। be indifferent towards individual differences, नहीं, individual differences को साथ में लेना चाहिए क्लास में। consider differences as obvious and feature of human diversity, हाँ ये बात ठीक है। implement a rigid and uniform curriculum for all learners, rigid curriculum से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। so third would be the correct answer। fifth question, जीन पियाजे believe that knowledge is, अच्छा जीन पियाजे क्या बिलीव करते थे, नॉलेज क्या है, कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रादर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि जीन पियाजे की एक या तो थिंकिंग में पूछ लेते हैं कि वो क्या सोचते थे नॉलेज के बारे में, या उनकी थ्योरी से आता है। तो जीन पियाजे को ज़रूर पढ़ के जाना अपने नेक्स्ट पेपर में। सेकंड है इन्नेट एंड गिवन रादर देन एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शंस, नहीं ये बात गलत है, वो दोनों बातों को लेकर चलते थे कि एक्वायर भी करता है बच्चा। को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर्स, मोर नॉलेजेबल अदर्स की बात जो है वाइगॉट्स्की ने की थी, पियाजे ने नहीं करी थी। अ विजिबल बिहेवियरल चेंज दैट कैन बी मेजर्ड विद रिलायबिलिटी, कभी भी नॉलेज जो है आप मेजर नहीं कर सकते, तो आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा, फर्स्ट, कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रादर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द इन्वायरमेंट। मतलब बच्चा खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा चुपचाप पैसिव है और इन्वायरमेंट जो है वो एक्टिव है। इन्वायरमेंट नॉलेज सिखा रहा है बच्चे को, और बच्चा खुद से कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक, तो ऐसा नहीं है। जीन पियाजे का क्या कहना था कि बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को। नेक्स्ट इज, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में असेसमेंट कौन सा होना चाहिए, डायनामिक, ऑब्जेक्टिव, समेटिव, नॉर्मेटिव। तो देखो ऑब्जेक्टिव में ये नहीं समझ पाएंगे कि बच्चे को सब्जेक्टिव लेवल पे कितना आता है, ठीक, और ऑब्जेक्टिव में आसानी से चीटिंग हो जाती है, और एक वो वाला भी मसला होता है कि कुछ पता नहीं है कि उसको अगर आता भी नहीं है फिर भी उसका आंसर सही हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव में पूरा ओवरऑल असेसमेंट नहीं हो सकता। समेटिव में, समेटिव का क्या मसला है कि एक फाइनल एग्जामिनेशन होता है, उसके बेसिस पर बच्चों को जज किया जाता है। लेकिन मान लो बच्चा समेटिव एग्ज़ाम से 10 दिन पहले बीमार पड़ गया और उसने जो पूरे साल मेहनत करी है उसको रिवाइज़ नहीं कर पाया और उसका समेटिव एग्ज़ाम जो है वो अच्छा नहीं गया, तो ये क्या एक समेटिव असेसमेंट एक बेहतर जज होगा बच्चों की नॉलेज का? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक एग्ज़ाम है और आप उसको सिर्फ एक एग्ज़ाम से पूरे साल की मेहनत को जज नहीं कर सकते हैं। नॉर्मेटिव एग्ज़ाम भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, डायनामिक, जिसमें सब कुछ आता है। ठीक। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एसेंशियल इन मीनिंग मेकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड स्टोर इट फर्दर इन मेमोरी? अटेंशन, डिके, फॉरगेटिंग, रिट्रीवल। देखो ये जो तीनों हैं ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। डिके कर रहा है, बच्चा भूल रहा है, या रिट्रीव कर रहा है, नहीं, आंसर इज अटेंशन। Which of the following is an example of a question that requires students to analyze information? कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिससे बच्चा एनालाइज कर रहा है, थोड़ा सा सोच रहा है, ठीक है। What is the plot of the novel To Kill a Mockingbird? नहीं, ऐसा what is the plot में उसने बस एक प्लॉट का अंदाज़ा लगा लिया, कोई उसमें ऐसी बात एनालाइज नहीं हो रही है, वो ऑब्वियस चीज़ होती है, हर किसी के समझ में आ जाती है। What is the theme? थीम में भी कुछ एनालाइज नहीं हो रहा है। हाउ डज़ द ऑथर यूज सिम्बलिज्म इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड? ये बात ठीक लग रही है। हु इज़ द प्रोटोगनिस्ट? ये भी बस एक बार पता चल जाए, मेमोराइज कर लो, ज़्यादा एनालाइज इसमें कुछ हो नहीं रहा है। सो द आंसर वुड बी थर्ड। नेक्स्ट असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, टीचर्स शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टीरियोटाइप्स एंड बायस।
ये बात ठीक लग रही है कि टीचर को अपने आप को भी देखना चाहिए कि कहीं वो बायस तो नहीं हो रहा है, या कहीं वो स्टीरियोटिपिकल लैंग्वेज तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, या स्टीरियोटाइप का खुद उसकी थिंकिंग तो नहीं है। ठीक, रीज़न है कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स दैट टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव। ठीक है, दोनों बात ठीक है और वो उसका ठीक एक्सप्लेनेशन भी है। सो 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। The central argument of Carol Gilligan's critique of Kohlberg's theory of moral development is around ethics of देखो कैरल गिलिगन कौन थी? ये जो कोलबर्ग थे जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, कैरल गिलिगन उनकी ही एक स्टूडेंट थी जिन्होंने बाद में चलकर कोलबर्ग की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था, बहुत सारी बातों पर क्रिटिसाइज़ किया था। आपको ये बात पता होनी चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है। एथिक्स ऑफ केयर एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, overestimation of children's moral abilities, use of experimental design in studying children, educational implications of the study for school going children। तो आंसर इज एथिक्स ऑफ केयर एंड फैमिली। बेसिकली उनका ये कहना था क्योंकि बच्चों से जो कोलबर्ग ने क्वेश्चनिंग की थी, मोरल डिलेमास जो दिए थे, सिचुएशंस जो दी थी, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस दी थी, उनसे क्वेश्चनिंग की थी और बच्चों का रिस्पॉन्स उन्होंने लिखा था, नोट डाउन किया था। कैरल गिलिगन का ये कहना था कि जो सारे बच्चे थे वो मेन थे, मेल थे, फीमेल कोई भी नहीं थी उसमें। तो आप एक तरह से एक पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि उन कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में फीमेल का क्या रिस्पॉन्स होगा। ठीक, तो उनकी ये क्रिटिसिज्म था मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को लेकर। 11 लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस गिव द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवेज फॉर लर्निंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। ये बात ठीक है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम से बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है, एक्सपीरियंस करता है और बहुत तरीके के पाथवेज फॉर लर्निंग एंड रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें वो सीख जाता है रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से। ठीक, रीज़न क्या है? डेवलपमेंट इज़ रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। नहीं, देखो बात तो ठीक है कि डेवलपमेंट जो है वो ऑर्डरली और सिक्वेंशियल होता है, लेकिन रीज़न जो है वो गलत दिया हुआ है असर्शन का कि आर एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। दोनों बातें ठीक हैं but R is not the correct explanation of A. So 2 is the correct answer. Dyslexia is a condition which impacts learners ability to। देखो, तो जो डिसलेक्सिया होता है, मैं हमेशा यही उदाहरण देती हूँ क्योंकि बड़ा आसान सा उदाहरण है। तारे ज़मीन पर में जो बच्चा था वो डिसलेक्सिक था, जिसको थोड़ा सा पढ़ने लिखने में दिक्कत आती है, याद करने में दिक्कत आती है, चीज़ें मेमोराइज़ करने में उसको दिक्कत आती है, वो बच्चे डिसलेक्सिक होते हैं। ठीक, तो ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ना कि इमोशनल, फिजियोलॉजिकल तो बिल्कुल नहीं है, ना सेंसरी है, न्यूरोलॉजिकल है। एबिलिटी टू लिंक साउंड्स विद सिम्बल्स। हाँ, यही बात होती है कि बच्चा जो सिंबल्स हैं, ABCD जितने लेटर्स हैं, कोई भी सिंबल है उसको कनेक्ट नहीं कर पाता है कि इसका क्या नाम है, उस नाम से उस लेटर को वो कनेक्ट नहीं कर पाता है। सो सेकेंड वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अ मिडिल स्कूल टीचर वांट्स टू इनेबल मीनिंगफुल लर्निंग बाय हेल्पिंग स्टूडेंट्स मेक कनेक्शंस बिटवीन कंसेप्ट्स एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। मतलब एक मिडिल स्कूल टीचर है, वो क्या चाहती है कि मेरे स्टूडेंट्स जो मैं थ्योरी पढ़ा रही हूँ और उसकी जो एप्लीकेशन है दुनिया में, उसको कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, जैसे मैं कोई भी साइंस का कोई सब्जेक्ट, साइंस का कोई चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल टीचर पढ़ा रही है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला एक चैप्टर है मिडिल स्कूल में, और फिर बच्चे उसको अप्लाई कर सकें। जैसे बहुत ज़्यादा बरसात के जब मानसून आता है तो बहुत बारिश होती हैं, तो उसको सेव कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्ट को बहुत आसानी से। छत पे आप कोई अपने बकेट ले जाइए, टब ले जाइए बड़ा सा, और उसको स्टोर कर लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली टीचर क्या चाह रही है, मैं इस तरीके का कोई स्ट्रैटेजी लाऊं जिसमें बच्चे जो है मेरी थ्योरी को अप्लाई कर सके अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ वुड बी एन अप्रोप्रिएट पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी। बेसिकली कौन सी स्ट्रैटेजी उस टीचर को अपनानी चाहिए। लेट द स्टूडेंट्स मेमोराइज टर्म्स एंड डेफिनेशंस, के बच्चे सिर्फ जो वो लिख रही है ब्लैक बोर्ड पे या जो वो बुक में बता रही है कि ये डेफिनेशंस है, उसको रट लें।
लेट द स्टूडेंट्स कंप्लीट वर्कशीट्स विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो MCQ के क्वेश्चन होते हैं बच्चे उनको कर लें. लेट द स्टूडेंट्स लर्न बाय द मेथड ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग. स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग क्या होती है? ये हमने जो पावलोव की थ्योरी पढ़ी थी, वो एक कंडीशन रिस्पॉन्स वाली, वो इसका एक एग्जाम्पल है, उसका एक उदाहरण है स्टिमुलस. क्या हमने एक स्टिमुलस दिया बच्चे को और उसको बच्चा किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, तो वो जो कंडीशन हो जाता है बच्चा, तो उसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग कहते हैं. लेट द स्टूडेंट्स रिसर्च ऑन अ करंट इशू इन स्मॉल ग्रुप्स एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स टू द क्लास. के बच्चों को हम कहें कि इस टॉपिक पर, ये आजकल ये वाला मुद्दा चल रहा है, इस पर आप रिसर्च करिए और जो भी आप ढूंढें उसको प्रेजेंट करिए कल क्लास में आके. तो कौन सा बिल्कुल ठीक होगा? फोर्थ ऑप्शन. फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर. के क्योंकि आपने बच्चों को कुछ काम करने पे मजबूर कर दिया कि आप जाइए ऐसे ऐसे खुद से करिए और कल पूरी क्लास के सामने अपने आप को प्रेजेंट करिए. इससे अच्छा तरीका कोई हो ही नहीं सकता है बच्चों को कंसेप्ट और एप्लीकेशन से कनेक्ट करने का, कि बच्चे थ्योरी को खुद करके ला रहे हैं. ठीक. नेक्स्ट है, इन विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रंस रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ. तो ये रटने का क्वेश्चन है. अगर आपने बहुत अच्छे से रटा होगा तो आपको याद होगा कि कन्वेंशनल मोरालिटी जो होती है उसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्प्लीफाई एन इंक्लूसिव क्लासरूम. इंक्लूसिव मतलब एक क्लासरूम के अंदर हर तरीके का बच्चा बैठा है और सबको एक साथ इक्विटी दी जा रही है और क्वालिटी एजुकेशन सबको इक्वली दिया जा रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है विद डिफरेंशिएटेड लेक्चर मेथड. इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव, फॉलोइंग रीजनेबल अकोमोडेशन, ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव एथोस. 15 का क्या आंसर हो जाएगा? देखो इसमें क्या है, डज नॉट एग्जाम्प्लीफाई. कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन का यहाँ एग्जाम्पल नहीं है? तो देखो ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन तो होता है, सबको पता है इंक्लूसिव क्लासरूम में. फॉलोइंग रीजनेबल अकोमोडेशन ये भी होगा एक. इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव, सबके पर्सपेक्टिव लिए जाएंगे, तो आंसर वुड बी इनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव एथोस. क्योंकि आप compete नहीं करा सकते हैं एक इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लास को, आप compete नहीं करा सकते हैं. हर बच्चा एक डिफरेंट बैकग्राउंड से है. कोई बच्चा डिसेबल है, कोई बच्चा एक बिलो पॉवर्टी लाइन में है, तो एक बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे को और एक नॉर्मल बच्चे को आप ये नहीं कह सकते कि कल आप इतने पैसे वाला बोर्ड लाएंगे, सेशनल में आपको वो वाला बोर्ड चाहिए जो, और वही इस्तेमाल होता है हमारी क्लास में. ठीक है, तो उससे एक डिस्करेज भी करेंगे आप बच्चे को और एक एम्बेरसमेंट भी उसको फील होगा. ठीक है ना. या आप एक व्हील चेयर बाउंड बच्चे को ये नहीं कह सकते कि कल रेस है और आपको भी भाग लेना है उसमें. तो सबको कॉम्पिटिटिव इथॉस हो ही नहीं सकते, कंपटीशन किया ही नहीं जा सकता है एक इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लास में. Work in progress portfolios are an effective tool for formative assessment because they involve students in the process of assessment. बात ठीक है कि मतलब बच्चों को जो है एक इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट बच्चों को भी शामिल कर लिया जाता है जब असेसमेंट होता है. दे ऑफर इंसाइट्स अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स. ये भी बात ठीक है कि इंडिविजुअली बच्चों ने कैसे प्रोग्रेस किया उसको भी दिखाता है. दे फोकस मेनली इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. नहीं, फाइनल प्रोडक्ट की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपको ये नहीं बताता है कि कौन सा किसने ज़्यादा मेहनत करी है या कौन सा बच्चा ज़्यादा बेहतर है. ठीक. दे ऑफर टेंजिबल एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग. हाँ, स्टूडेंट लर्निंग का वो बहुत अच्छे से एविडेंस देते हैं. तो ए, बी एंड डी वुड बी द करेक्ट आंसर. ए, बी, डी कौन सा है? फोर्थ. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन. इनमें से कौन सा
मास्टरी गोल ओरिएंटेशन को डिस्क्राइब करता है। फोकस ऑन अचीविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर कम्पीटिंग विद अदर्स। देखो सर्टेन लेवल कह रहा है, तो अगर सर्टेन लेवल कह रहा है कि बस इस लेवल तक का हमें पढ़ना है, तो वो मास्टरी नहीं हुई। मास्टरी मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है फोकस ऑन इम्प्रूविंग वंस स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क। ये बात ठीक लग रही है। फोकस ऑन अचीविंग अ हाई ग्रेड फॉर रिसीविंग एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और मास्टरी गोल से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। फोकस ऑन अवॉइडिंग फेलियर एंड पनिशमेंट फॉर फियर ऑफ ह्यूमिलेशन। नहीं, देखो तो ठीक कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। फोकस ऑन इम्प्रूविंग वंस स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क। Which of the following test best describes the role of a teacher in progressive education? इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है कि टीचर का रोल कैसा होना चाहिए? द टीचर इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज एंड अथॉरिटी इन द क्लासरूम। ठीक है एक हद तक बात, लेकिन अथॉरिटेटिव नेचर नहीं होना चाहिए। द टीचर प्रोवाइड्स डाइवर्स मटीरियल्स for children to experiment and provides scaffolding as and when required. scaffolding जो टर्म है ये टीचर को ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है बनिस्बत अथॉरिटी के। सो सेकेंड जो फर्स्ट से बेहतर लग रहा है ऑप्शन। द टीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू करिकुलम स्टैंडर्ड्स। वही बात आ गई, स्ट्रिक्ट ठीक से नहीं डिस्क्राइब करता है। The teacher lets the children learn independently and does not interfere in their learning. Does not के मतलब बिल्कुल ही, ये बात एक हद तक ठीक है कि इंडिपेंडेंटली बच्चे को लर्न करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ही इंटरफेयर नहीं कर रहा है, तो फिर टीचर का क्या काम रह गया? ठीक, तो सेकंड वुड बी द करेक्ट आंसर। आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चंस such as how much and in what ways are various gender represented in textbooks and media would encourage questioning gender stereotypes, strengthening gender constancy, reinforcing gender identity, discouraging gender role flexibility। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि अगर हम क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछेंगे कि हमारी बुक्स में और मीडिया में जेंडर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो उससे क्या इनकरेज होगा? क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ये बात ठीक लग रही है कि क्वेश्चन हमें बिल्कुल करना चाहिए कि कैसे स्टीरियोटाइप बना दिया गया है कि लड़की को ये वाले काम सौंप दिए गए हैं और लड़के को ये वाले। लड़का अगर घर के बर्तन धोएगा तो उसको डिस्करेज किया जाता है, और लड़की अगर शाम को बाहर निकल जाएगी अपने दोस्तों के साथ तो उसको डिस्करेज किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला ठीक लग रहा है। स्ट्रेंथनिंग जेंडर कॉन्स्टेंसी, नहीं ये नहीं होगा। डिस्करेजिंग जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी, नहीं, जेंडर को तो भाई जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी को तो हमें बढ़ाना चाहिए। रीइंफोर्सिंग जेंडर आइडेंटिटी, रीइंफोर्स कैसे करोगे तुम? सो द आंसर वुड बी क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि ये किसने स्टीरियोटाइप बनाए और किस हद तक ये लागू हो सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए और एक फ्लेक्सिबल जेंडर रोल कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द एबिलिटी टू यूज सिम्बल्स फॉर सिम्बल्स सच एज लेटिंग द लेटर एक्स स्टैंड फॉर एन अननोन न्यूमेरल डेवलप्स ड्यूरिंग एंड इनेबल्स द चिल्ड्रन टू लर्न। तो देखो कॉन्क्रीट में तो आता नहीं है, कॉन्क्रीट में तो सिंबल की बात नहीं होती है, फॉर्मल में होती है बात। कंजर्वेशन और एंड द चिल्ड्रन टू लर्न अलजेब्रा एंड कैलकुलस, थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। आपको ये सब याद रखने के लिए जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। सारी थ्योरीज जीन पियाजे, वाइगॉट्स्की, कोलबर्ग, एरिक एरिक्सन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ज़रूर क्वेश्चन आता है। Alok shows the following behaviors: holds head in an awkward position when reading, squinting and rubbing the eye frequently, redness, swelling of eyes, confusing letters. These can be symptoms of potential visual problems, language comprehension problems,
ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। तो देखो, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर अगर होता तो जब वो किसी और बच्चे से बात करता तब उसको दिक्कत आती है, सिर्फ बुक पकड़ने से दिक्कत नहीं आती। बुक में देखने में जो दिक्कत आती है वो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर नहीं होता है। लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन प्रॉब्लम, अगेन लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन प्रॉब्लम और कम्युनिकेशन दोनों में जब किसी और से बात करोगे तब पता चलेगा। लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन प्रॉब्लम अगर होगी तो उसको रेडनेस और स्वेलिंग ऑफ आइज नहीं होगी, ठीक है। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ऑटिस्टिक भी नहीं होगा, क्योंकि रेडनेस और स्वेलिंग ऑफ आइज जो है वो कहाँ डायरेक्ट बताता है, विजुअल प्रॉब्लम्स को, ठीक है। सो फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। 22. In an inclusive classroom, adaptations should be made in learning goals, pedagogical strategies as well as assessment. हाँ ठीक है बात कि इंक्लूसिव क्लासरूम में भाई अडेप्ट करना चाहिए लर्निंग गोल्स को, सारी स्ट्रैटेजीज़ को हमें सारे बच्चों को देखते हुए अडेप्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि जो पुराने तरीके के लेक्चर्स चले आ रहे हैं हम वही दे रहे हैं, चाहे एक विजुअली इम्पेयरमेंट का बच्चा है और उसको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी हम उसको ब्रेल किट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं या बोलकर ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं, लिख कर ही ज़्यादा समझा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना चाहिए। तो असर्शन तो ठीक है। रीज़न क्या है? द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन एडवोकेट्स एलिमिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्रू पेडागोजिकल अप्रोचेस एंड, नहीं देखो, इंक्लूजन एडवोकेट्स एलिमिनेशन नहीं, बल्कि वो और इस चीज़ को बढ़ावा देता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप नकार नहीं सकते, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ए तो ठीक है लेकिन आर गलत है। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉट्स्की, चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरैक्टिंग विद more knowledgeable others while working within their zone of proximal development. सेकेंड है more knowledgeable others just outside, नहीं outside में नहीं कहा है उन्होंने, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर की ही बात करते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट तो आएगा ही नहीं, उन्होंने मोर नॉलेजेबल अदर की बात करी थी और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर रहकर सीखने की बात करी थी। सो फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। अ टीचर नोटिसेस दैट वन ऑफ her स्टूडेंट्स इज हाईली डिस्ट्रैक्टेबल, अच्छा, एंड हैज़ प्रॉब्लम पेइंग अटेंशन ड्यूरिंग क्लास, कि एक बच्चा है वो डिस्ट्रैक्ट बहुत हो रहा है और अटेंशन पे नहीं कर रहा है क्लासरूम में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज वुड बी एन अफेक्टिव स्ट्रैटेजी इन हेल्पिंग द स्टूडेंट स्टे फोकस्ड। तो कौन सी स्ट्रैटेजी टीचर को अपनानी चाहिए? गिविंग द स्टूडेंट रिपीटेड टास्क, नहीं, रिपीटेड टास्क नहीं देने चाहिए। स्ट्रिक्टली टेलिंग द स्टूडेंट टू इंक्रीज देयर अटेंशन स्पैन, स्ट्रिक्टली अगर आप करेंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, और रिपीटेड टास्क से भी कुछ नहीं होगा। गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, ये बात ठीक है कि बच्चा सेल्फ रेगुलेट खुद से करे। कॉलिंग द पेरेंट्स एंड टेकिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द स्टूडेंट, इससे भी कुछ नहीं होगा। सो थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। Students are more likely to do well and stay in school if they have emotional attachment to their school and believe that they matter। ठीक है, बात ठीक है। रीज़न क्या है? इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग, दोनों बात ठीक है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी, के कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी का कौन सा सबसे मेजर प्रिंसिपल है? टीचर्स शुड प्रोवाइड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लिसिट गाइडेंस टू स्टूडेंट्स। नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम बस डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दें और एक्सप्लिसिट गाइडेंस दें, ऐसा नहीं है। लर्निंग अकर्स व्हेन स्टूडेंट्स रिसीव करेक्ट आंसर एंड फीडबैक फ्रॉम टीचर्स। करेक्ट आंसर्स मतलब नहीं, स्टूडेंट्स क्यों रिसीव करेंगे? स्टूडेंट तो देंगे ना करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्टिव इंगेजमेंट विद द एनवायरनमेंट, हाँ ये बात ठीक है कि स्टूडेंट्स खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं। लर्निंग इज प्राइमरीली अ पैसिव प्रोसेस, नहीं पैसिव नहीं है भाई, एक्टिव प्रोसेस है। तो थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर।
27 assertion क्या कह रहा है, द लेस एबल अ चाइल्ड is to do a task, the more directions the teacher should give, and as the child can do more and more, the teacher should help less and less. अच्छा ठीक है, बात की मतलब जितना बच्चे को कम आ रहा है तो टीचर को ज़्यादा मदद करनी चाहिए, और जब बच्चा थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सीख जाए तो टीचर को कम कम मदद करनी चाहिए, खुद से बच्चे को सीख लेने का मौका देना चाहिए. ठीक है ये बात. रीज़न क्या है, इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग IQ. तो देखो आर भी ट्रू है और ए भी ट्रू है, क्योंकि हमें पता है इंटेलिजेंस जो है हम वो नाप नहीं सकते. ठीक है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो सेकेंड वुड बी द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. Which of the following characterize the process of socialization? It is a linear process, it is a complex process, it is a multi-dimensional process, it takes place uniquely in different cultures. तो कौन सा ठीक है, कौन सा कैरेक्टराइज कर रहा है हमें सोशलाइजेशन से. तो देखो लीनियर प्रोसेस नहीं है, ये लीनियर वाली बात गलत है कि एक सीधा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है. सोशलाइजेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो ये तो ठीक हो जाएगा. मल्टी डायमेंशनल भी है और डिफरेंट कल्चर में अलग अलग तरीके का होता है. तो B, C and D, थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर. असर्शन है हमारा, देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मोमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स मिडिल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस. ये बात ठीक है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई डिफाइंड एज नहीं है कि 11 साल का ही बच्चा हो जाएगा या 12 साल का या 13 साल का. हर बच्चा वेरी करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से. रीज़न क्या है, डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूअस इन नेचर. तो आर भी ठीक बात कह रहा है कि डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस है. तो हम हमारे पास ऐसा प्रोसेस नहीं है जिससे हम पता लगा सके कि कौन सा बच्चा कब एडोलेसेंट स्टेज पर पहुंच गया है. तो ए भी ठीक है और आर भी ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. लास्ट क्वेश्चन रह गया है हमारा 38 क्वेश्चन. क्या कह रहा है, एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट बाई. एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर है और वो कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है स्टूडेंट के डेवलपमेंट को. कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स. नहीं भाई, इससे तो बच्चा बहुत डिस्करेज हो जाएगा. पनिशिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स के मतलब कोई बच्चा इनिशिएटिव ले रहा है तो उसको पनिश करो, ये भी बात गलत है. रिवॉर्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स, हाँ ये बात ठीक लग रही है. कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्पेशल स्टूडेंट्स, नहीं ये बात भी गलत है. स्पेशल स्टूडेंट्स से अगर आप बहुत एक्सपेक्टेशंस लो रखेंगे और उनको डिस्करेज करेंगे या एम्बेरस करेंगे तो वो ठीक से कैसे पढ़ पाएंगे, और वो जितना वो कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है ना. तो 30 का कौन सा ठीक आंसर लग रहा है, थर्ड, रिवॉर्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. I hope you enjoyed my video and learned something today here, and if you did then you can like, share and subscribe to my YouTube channel, and thank you for watching.